नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर हम साइमन आयोग से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने भारत के संवैधानिक विकास के ऊपर तीन वीडियो पहले ही बना चुका है, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में बांटे थे। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और दूसरा था ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 तक के चार्टर एक्ट तक बात किए थे। इसके बाद जो बचे थे 1858 से लेकर के 1947 तक, वो पहले वीडियो में मैंने तो 1858 से लेकर के 1919 तक बात किया था, और अब जो बचा है साइमन आयोग से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है पहला साइमन आयोग। साइमन आयोग क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन की घोषणा की थी। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इस आयोग के जो सदस्य थे सभी ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति के सिफारिशों की भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से था साइमन आयोग। तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन किए थे। इस प्रकार से अब अगला है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, और इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया है। तो अवार्ड यहाँ पे ना शब्द है, न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए था, बल्कि अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि दलित वर्गों के लिए भी निर्वाचन व्यवस्था की विस्तार किया। और इस प्रकार से दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था में गांधी बहुत व्यथित हुए, और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरबदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता क्या हुआ? सांप्रदायिक अवार्ड के बीच की जो बात है, इसमें कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। इस प्रकार से हमारा सांप्रदायिक अवार्ड था। अब अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो यह अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। इस अधिनियम पर भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 31 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तो इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिनियमित हुआ। और अगर आगे बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया कि अधिनियम में प्रगति 1919 में क्या प्रावधान किया गया? 1919 में ये प्रावधान किया गया कि
10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष? 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, किंतु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। कितने? 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को क्या 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसी भारतीय को आयोग, ये मैंने पहले ही बता चुका, जो किसमें था, साइमन आयोग में ये बात कहा गया। तो 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, ना कि भारतीय थे। तो इसके बाद जो है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 अध्यक्ष M.A. अंसारी में जो है आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों का भारत सरकार ने जो है अधिनियम 1935 में स्थान दिया और भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया और नेहरू समिति ने 10 अप्रैल 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो कब नेहरू समिति का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1928 को ये नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ और जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नेहरू समिति 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति का गठन हुआ और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं निम्न थी, जैसे कि औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। इस प्रकार से क्या था, नेहरू रिपोर्ट की बात थी। क्या थी नेहरू रिपोर्ट में जो कहा गया था, औपनिवेशिक स्वराज, जो सिफारिशें थी वो औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता या मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति आदि। इस प्रकार से था नेहरू रिपोर्ट की बात। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कब की? 14 सूत्री मांग 19 मार्च 1929 में पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, ब्रिटेन में 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय 1932 में, फर्स्ट कब हुआ? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। फिर 1931 में सेकंड हुआ, फिर 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस प्रकार से सम्मेलनों का आयोजन संवैधानिक सुधार पर विचार हेतु किया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। तो संयुक्त समिति का गठन किनकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो की समिति अध्यक्षता में। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर, किस संयुक्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद के पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की जो है अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बना, लेकिन ब्रिटिश कब बना, अनुमति कब प्राप्त हुआ? 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 का लागू हुआ। तो 4 अगस्त 1935 को। तो भारत के लिए तैयार जो संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। जो 1935 का था अधिनियम, ये सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था।
इसमें कुल जो है 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो वर्तमान भारतीय संविधान पर इसी अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो 1935 का जो जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, इसी का प्रभाव अपने नए संविधान पर है। इसी के अनुसार अपने नए संविधान का गठन भी हुआ है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं इसके कुछ फीचर्स क्या हैं 1935 के, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों को एक ही कार्य, ये कार्य है, गलती से यहाँ ऐसा लिखा गया, कार्य की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों जैसे संघीय सूची 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय थे और समवर्ती सूची दोनों के लिए क्या थी 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। दोनों के बाद आधार पर क्या किया बंटवारा किया गया और अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दी गई। और यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें जो है शामिल होने से इनकार कर दिया। अतः यह प्रस्ताव जो है मूर्त रूप न ले सका और 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई और 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो से मिलकर बना था। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बन गई। इन पर कई प्रकार के जो क्या थे प्रतिबंध थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना क्या था आवश्यक था। केंद्र में द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त जो है अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की और यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। कब शुरू की गई 1937 में, 1939 में समाप्त कर दी गई। तो इसने केंद्र में द्वैध शासन मतलब 1935 का जो अधिनियम था केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुभारंभ किया। कब 1935 शासन अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को शुभारंभ किया और इसके जो परिणाम निकले संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा और इसका जो प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। तो आरक्षित और एक था हस्तांतरित, ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 और या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बात कही गई थी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस प्रकार से अगला है संघीय न्यायालय। तो यह जो है न्यायालय दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय, यह न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। अब कितने हैं अपने भारत के नए संविधान के अनुसार, कितने हैं 34, जिसमें से 33 न्यायाधीश एक मुख्य होते हैं। 33 न्यायाधीश के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 हैं। तो यह न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 7 अन्य सदस्य न्यायाधीश हो सकते थे और उनकी नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा की जाती थी। तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है प्रिवी काउंसिल, यहाँ पे भी गलती है, ये प्रिवी काउंसिल होगा। प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 में यह न्यायालय का सर मॉरिस ग्वायर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर मॉरिस ग्वायर इसके प्रमुख पहले प्रमुख न्यायाधीश थे। सर मॉरिस ग्वायर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। किसका? भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो भारत परिषद कब लागू हुआ था? भारत परिषद जो है 1909 में लागू हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में भी है, 1909 में भी है और इसके बाद शुरू कहाँ से हुआ था? 1861 से शुरू हुआ था और 1909 तक चला भारत परिषद। तो भारत परिषद अधिनियम, तो इसे 1935 में क्या ख़त्म कर दिया गया। 1935 अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। फिर अदन तथा बर्मा या फिर म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा।
सिंध और उड़ीसा 2 नए राज्य बनाए गए 1935 अधिनियम के द्वारा। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई जो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता था, 1935 अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो 1935 अधिनियम द्वारा ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन किए गए। तो 1935 अधिनियम के द्वारा ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस प्रकार से अगला है 1935 का अधिनियम में केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। ये मैंने पहले ही बताया। और इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। इस प्रकार से 1935 के अधिनियम के प्रमुख फीचर रहे। अगला है हमारा 1935 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा। क्या? 1935 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा। तो इस अधिनियम में भी कई त्रुटियां भी थी। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघीय योजना मजाक बनकर रह गई। देशी रियासतों के साथ भारतीय दल एवं भारतीय जनता ने भी इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, जिससे जनप्रतिनिधियों के प्रभावी होने की संभावनाएं समाप्त हो गई और संघीय न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील की जा सकती थी। अतः संघीय न्यायालय का सर्वोच्च न होना न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस प्रकार से अगला है हमारा 1937 का जो प्रांतीय चुनाव। 1937 का प्रांतीय चुनाव है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए और इस चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने जो है 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इन 8 प्रांतों में से 2 प्रांत कहाँ थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार गठित हुई और लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद जो है अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न से 2 कारणों से जो है सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। कब? अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दिए। वो कारण कौन कौन से थे? कारण ये है, बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। दूसरा कारण था कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई। इस प्रकार से 1937 का जो प्रांतीय चुनाव था ये था। और इसमें अगर बात करें हम तो कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने जो 22 दिसंबर 1939 की तारीख को, कब? 22 दिसंबर 1939 की तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो 22 दिसंबर 1939 को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और उनका साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी दिया था। इस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न जो संवैधानिक संकट था, युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो या वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। तो अगस्त प्रस्ताव किसे कहा गया? 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रकार से जो है असंतोष व्यक्त किया और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को क्या कर दिए? अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किए और इन्हीं विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया और इसके प्रथम जो सत्याग्रही आचार्य विनोबा जी, कब? प्रथम जो सत्याग्रही थे कौन? आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, जो इस आंदोलन को क्या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरू किया गया था, जो पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इसके पहले क्या बताया? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध
तथा युद्ध में अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। तो यही है कि उसके जो पोषक थे गांधी जी थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। इसके प्रथम सत्याग्राही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार से अगला है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही थी लड़ाई, और दूसरी विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को जो है ध्यान जो है भारत की ओर खींचा। अंतर्राष्ट्रीय का जगत जो है अपने भारत की ओर खींचा। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो है ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और नहीं टाला जा सकता। अतः जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने मंत्रिमंडल के सदस्य पर जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। कब? 22 मार्च 1942 को जो है भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। किनको? स्टैफोर्ड क्रिप्स को। कब? मार्च 1942 में। तो 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आए और एक सदस्यीय आयोग था जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव किया। तो क्रिप्स का प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव में ये था कि युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ये था क्रिप्स मिशन 1942 का। इसमें जो प्रस्ताव था उसकी बात है। और प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। तो ये क्रिप्स मिशन में कही गई बात थी। अगला है, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें भारत को टुकड़े में बांटने का संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। और कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाएं के द्वार खोल दिए गए थे। तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित किया। पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक की संज्ञा दी। किसने? गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें जो प्रस्ताव आए थे, इतने बात आए थे, तो उसको क्या गांधी जी ने क्या कहा? टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित किया। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकराया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार जो है विभाजन की उसकी जो है मांग नामंजूर कर दी गई। और कांग्रेस ने भी इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें भारत के टुकड़ों को बांटने की संभावना को जो द्वार खोल दिए गए थे। इस प्रकार से इसमें बात थी क्रिप्स मिशन 1942 में। अगला है हमारा बेबल योजना एवं शिमला समझौता। तो बेबल योजना और शिमला समझौता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेबल योजना के बारे में पहले देख लेते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। पहले कौन वायसराय थे? लॉर्ड लिथगो। फिर इसके बाद जो बने लॉर्ड बेबल। तो लॉर्ड लिथगो के स्थान पर किनको बनाया गया? लॉर्ड बेबल को बनाया गया वायसराय। तो भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। कब? 4 जून 1945 को। 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत किया गया जिसे बेबल योजना के नाम से जाना गया। तो 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत किया गया जिसे बेबल योजना के नाम से जाना गया। उसमें जो प्रावधान थे उनके बारे में देख लेते हैं। प्रावधान ये था कि केंद्र में नए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में जो है वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होगा। और कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद का
एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। इस प्रकार से था बेबल योजना या शिमला समझौता। बेबल योजना का दूसरा नाम क्या है? दूसरे नाम से अगर जाने तो शिमला समझौता भी है। इस प्रकार से अगला इसमें पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये था बेबल योजना की बात। इसमें जो प्रावधान थे उनकी बात थी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक जो है कब 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। तो फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को जो है विफल कर दिया। 14 जुलाई को वायसराय ने जो है क्या इसको विफल कर दिया।